नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और देखिए, इससे पहले हम लोग कई क्लासेस कर चुके हैं अब करंट अफेयर्स की, और ये तो अब हमारी समाप्ति की ओर जा रहे हैं। और जो संक्षिप्त वाला चैप्टर हम लोग अभी कवर कर रहे हैं, उसकी दो क्लासेस हो चुकी है। कौन कौन सी? चर्चित व्यक्ति हो चुके हैं और चर्चित स्थल हो चुके हैं। तो सभी लोगों ने वो क्लास देख ली होगी, और अगर जिनने भी नहीं देखी है तो वो क्लासेस जरूर देख लीजिए, क्योंकि बहुत फैक्ट है उसमें, बहुत ज्यादा। और फैक्ट को कोशिश की गई है कि साथ के साथ याद कराया गया है। ठीक है, तो याद करने के माध्यम से आपको ये होगा कि याद करिए और उसको 2-3 बार सुनिए, तो बार बार आप सुनोगे तो आपको वो क्लासेस याद हो जाएंगी। और आज हम लोग देख लेंगे कई टॉपिक, जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेंगे, योजना परियोजनाएं देख लेंगे, और कुछ ऑपरेशन वगैरह भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, बात करते हैं कि भाई अब तो आप लोग दिवाली की साफ सफाई से भी फ्री हो गए होंगे, है ना? तो 1 घंटा कैसे ही ना कैसे ही करके निकाल लीजिए। ज्यादा मस्तीबाजी में मत रहिए, है ना? क्योंकि पेपर तो होगा ही कभी ना कभी, तो चीजें कवर करती रहिए धीरे धीरे। और ज्यादा लंबा गैप मत कीजिए पढ़ाई में। ज्यादा लंबा गैप देने से फिर क्या होगा, फिर 3-4 दिन और मन नहीं लगेगा पढ़ने में, है ना? तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय ना खराब करते हुए। देखिए, पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार आप लोगों, अब मैं एक चीज और आप लोगों को बता दूं यहाँ पे, कि जो भी इसमें हाईलाइट किया गया है ना, बहुत से पुरस्कार इसमें छुड़वा दिए, क्योंकि सारे नहीं पढ़ने हैं। जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने कवर किए हैं, बाकी छुड़वा दिए हैं। तो देखते चलिएगा कि कौन कौन से हाईलाइट हैं। तो इसमें सारे जो मैंने हाईलाइट किए हैं वो आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, और जो फिर उसमें से आपको लगे कि ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकता था लेकिन नहीं करवाया गया है, तो वो आप अपने माध्यम से कर लीजिए। अन्यथा इतना जितना अभी हाईलाइट इसमें है वो आप लोग कर लीजिए और उसको ही याद करने की कोशिश कीजिए। आपका क्वेश्चन जो भी होगा एग्जाम हॉल में वो इसी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में हमें सबसे पहले क्या याद करना है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देता है वो कौन देता है? तो राष्ट्रपति जी देते हैं। और ये जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं अभी, उनके द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया विज्ञान रत्न पुरस्कार। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार जो मिला है, विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला है गोविंद राजन पद्मनाभन। ठीक है, ये नाम हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये सिंगल है। जहां पे सिंगल नाम होता है ना, एक ही नाम याद मतलब हो, उन्हीं को पुरस्कार दिया गया है, तो वो पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ये विज्ञान रत्न पुरस्कार जो है गोविंद राजन को मिला है। तो ये इस पर स्टार लगा लीजिए और इसको याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक, फिर है विज्ञान श्री पुरस्कार। तो अब विज्ञान श्री पुरस्कार तो सारे याद किए नहीं जा सकते, है ना? क्योंकि 13 लोगों को दिए गए हैं। तो इतना ही याद कर लीजिए इसमें कि कितने लोगों को दिए गए, 13 लोगों को। ठीक है, ये हो गया पॉइंट। फिर उसके बाद है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। तो ये भी बहुत ज्यादा है ना? तो इनको भी सारे को याद नहीं करना है आपको। इसमें ये याद रखना है कि कितने लोगों को दिए गए, तो वो दिए गए हैं 18 लोगों को। ठीक है, तो जो विज्ञान रत्न पुरस्कार है वो गोविंद राजन को दिया गया है, और विज्ञान श्री पुरस्कार दिया गया है 13 लोगों को, और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया है 18 लोगों को। ठीक है, लोगों के सारे के नाम याद करना जरूरी नहीं है। और यहाँ पर एक ये जो पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर आपको याद करना है। विज्ञान टीम पुरस्कार किसको दिया गया? टीम की बात हो रही है, तो ये दिया गया है टीम चंद्रयान 3 को। ठीक है, ये आप लोगों को याद हो जाएगा, इतने पॉइंट कर लीजिए। फिर देखिए, ये छोड़ दीजिए, जो छुड़वाते जा रहा हूँ वो छोड़ते जाना। फिर उसके बाद है ग्लोबल फिनटेक अवार्ड। तो फिनटेक अवार्ड किसको मिला है? तो इसको बात कर लेते हैं। ये मुंबई में हुआ है प्रदत्त, मतलब मुंबई में दिया गया है ये अवार्ड। और फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर ये दिया गया है पेंगलोकल को। अब बात करते हैं कि भाई याद कैसे करेंगे। कुछ कुछ हम निमोनिक्स के माध्यम से याद करने की भी कोशिश करेंगे, साथ के साथ याद हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और जिनके कोई निमोनिक्स नहीं बनेंगे उनको आप थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ के जरूर याद कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, क्योंकि जो भी हाईलाइट यहाँ पर है उनमें से आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे कि क्वेश्चन यहीं से उठाएगा वो। ठीक है, तो फिनटेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? पेंगलो कल को। ठीक है, तो अब मैंने इसमें से क्या नाम उठाया याद करने के लिए। देखिए, कोई भी स्टार्टअप हम लोग स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टअप के लिए क्या करते हैं, लोकल चीजों से स्टार्ट करते हैं ना। तो लोकल इसमें से ले लीजिए, और ये आप निमोनिक्स के तौर पर इसको यूज कर लीजिए। जब आपको स्टार्टअप्स में लोकल याद आ जाएगा तो आपको ये याद आ जाएगा फिनटेक स्टार्टअप्स ऑफ द ईयर में पेंग लोकल नाम दिया था। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सेकंड देखते हैं फिटनेस पर्सन ऑफ द ईयर। तो फिटनेस पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो भारत में मिला है किसको दिया गया है? समीर निगम को। जो फोन पे के सीईओ है ना, वो है समीर निगम। तो इनको दिया गया है फिनटेक पर्सन ऑफ द ईयर, क्योंकि एक पर्सन को ही देना था ये, तो इनको मिल गया ये। फिर फिनटेक पर्सन ऑफ द ग्लोबल का, तो ग्लोबल का उतना पूछा नहीं जाएगा, चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी आप लोग उसको हाईलाइट कर लीजिए, मेलिशा फ्रैकमैन को। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे। यहाँ पर दिया गया है एक फिनटेक वुमेन ऑफ द अवार्ड। तो वुमेन का ज्यादा अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो वुमेन से रिलेटेड ज्यादा पूछे जाते हैं। तो फिनटेक वुमेन ऑफ द ईयर शालिनी शालिनी वारियर। ठीक है,
तो ये नाम भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। अब देखते हैं साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार, जो मैंने छुड़वा दिए ये आप भी छोड़ देना, कोशिश करना छोड़ने की, और मन ना माने तो फिर याद कर लेना अगर याद करने की क्षमता आपकी है। तो साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार किसको दिया गया है? ये हिंदी में दिया गया है देवेंद्र कुमार को, और अंग्रेजी में दिया गया है नंदिनी सेन गुप्ता को। इनके कहानी संग्रह याद मत कीजिए, बहुत ज्यादा फैक्ट हो जाएंगे और पूछे भी नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम इनके नाम जरूर याद रखिए। कहाँ पर देखिए, साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार है। बाल, अभी कई टाइप के साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिलते हैं, तो इनमें की पॉइंट्स जरूर पकड़ते चलना है। बाल की बात आए तो बाल साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है गोविंद कुमार को हिंदी भाषा में, और अंग्रेजी भाषा में दिया गया है नंदिनी सेन गुप्ता को। ठीक है, ये दो नाम यहाँ से याद रख लेना। फिर उसके बाद है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024। अब देखिए इसमें क्या था, साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार और ये है युवा पुरस्कार। तो हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है? गौरव पांडे को। और गौरव पांडे की कृति क्या है? स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, है ना। तो अब इनको याद कैसे रखेंगे? तो आजकल देखिए जो युवा है वही तो देश का गौरव है ना। तो साहित्य का गौरव हमें याद रखना है यहाँ पर, कि साहित्य का गौरव कौन है? युवा। और युवा से गौरव, गौरव और गौरव से हमें पता चल जाएगा कि गौरव पांडे जी हैं, है ना। और फिर उसके बाद के वैशाली को दिया गया है अंग्रेजी भाषा के लिए। तो इनका कम से कम नाम याद रख लीजिए दोनों का, ठीक है। एक तो कौन कौन से, एक तो बाल अकेडमी में दो नाम कौन कौन से, देवेंद्र और नंदिनी सेन गुप्ता, ये दो नाम हो गए यहाँ पर। और युवा पुरस्कार में मतलब साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार, इसमें दो नाम कौन कौन से हो गए यहाँ पर? गौरव पांडे और के वैशाली। ठीक है, ये दोनों नाम आपको यहाँ पर भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नहीं याद रखना है आपको, सीधा सरस्वती सम्मान पर पहुंच जाइए। अब सरस्वती सम्मान में क्या दिया गया है? सरस्वती सम्मान 2023 में, एक तो ये याद रखना है कौन सा सरस्वती सम्मान है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से नंबर का सरस्वती सम्मान है, ठीक है। या फिर कभी कभी क्या होता है ना, पीछे का भी सरस्वती सम्मान पूछ लेता है आपसे, तो ये हमें याद रखना है कि कौन से नंबर का किसको मिला है। तो 33वें नंबर का भी हाल ही में याद रखना है, और 33 नंबर का मिला है मलयालम भाषा के साहित्यकार प्रभा वर्मा को। ठीक, अब नाम याद कैसे रखेंगे? देखिए सरस्वती जी की जो मूर्ति बनी होती है ना, मूर्ति के पीछे एक आभा, मतलब एक गोल चक्र टाइप का बना होता है, ऐसे सर रहता है ना, सर के पीछे एक गोल चक्र टाइप का बना होता है, तो वो होती है आभा। तो आभा ही से याद रखिए आप, प्रभा। आभा और प्रभा मिलते हुए नाम है ना, इतने ही। और उनकी काव्य कृति कौन सी है? रौद्र सात्विकम। ठीक, ये भी आप लोग उसमें हाईलाइट कर लीजिए, मैं भूल गया हूँ इसको हाईलाइट करना। तो मलयालम भाषा एक, नंबर एक, और नंबर दो नाम याद रखना है कौन सा? प्रभा वर्मा। और उनकी काव्य कृति कौन सी है? रौद्र सात्विकम। ठीक है, ये 3 पॉइंट यहाँ से याद रखिए, पूछे रहता है। साहित्य सम्मान में तो पूछा ही जा सकता है, आप इस पे स्टार भी लगा लीजिए, कम से कम 2 स्टार मारिए इस पे, है ना। जिन पे 2 स्टार लगे हैं उनको ये है कि आखिरी दिन आपको पढ़ के जाना ही है, ठीक है। फिर देखते हैं अब पहला नेशनल क्रिएटर अवार्ड 2024। अब देखिए ये क्यों याद रख रहे हैं, अभी तक जैसे पूछा तो नहीं गया है, लेकिन ये पहला है ना। तो पहला है तो अब तो पूछना पूछना बन सकता है, और अगर बन गया तो हमें कम से कम याद होना चाहिए। तो इसमें क्या याद रखना है कि पहला नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कहाँ पर आयोजित हुआ है, कहाँ पर दिया गया है ये? तो जो भारत मंडपम बना हुआ है ना प्रगति मैदान में, आप लोग गए होंगे प्रगति मैदान दिल्ली में, यहाँ पर विश्व पुस्तक मेला भी लगता है और विश्व व्यापार मेला भी लगता है ना, यही वो प्रगति मैदान है। तो यहाँ पर ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। तो बस इतना ही नाम आप लोग याद रख लीजिए, बाकी ये नाम याद मत रखिए कि किसको क्या मिला है, क्योंकि ये नाम बहुत ज़्यादा फैक्ट हो जाएंगे। अभी इतने से ही वो क्वेश्चन बना देगा, क्योंकि पहला है और प्रगति मैदान में हुआ है, और किसके द्वारा हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये प्रदत्त किया गया है, मतलब बांटा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार। अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार में बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, तो हम सारे नहीं देखेंगे, वही देखेंगे जो हमें लग रहा है कि एग्जाम के सेक्शन से ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए डॉक्टर स्वामीनाथन पुरस्कार। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार। तो ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है अनंत दर्शन शंकर को। तो आप कैसे याद रखेंगे इसको? याद करने की ट्रिक क्या रहेगी भाई? स्वामीनाथन, जो देखिए जो शिव जी हैं उनको नाथ भी कहा जाता है, और जो पार्वती जी थी उनको वो स्वामी कह के मतलब बुलाती थी। तो स्वामीनाथन, नाथ से याद कर लेना शिव जी। तो शिव जी का नाम क्या है यहाँ पर? शंकर, है ना। और शंकर के दर्शन के तो हर कोई भूखे होते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा ना, शंकर से नाम हो जाएगा अनंत दर्शन शंकर, और स्वामीनाथन से हो जाएगा आपको याद रहने के लिए। तो ये यहाँ से इस ट्रिक से याद कर लेना, ठीक है। आप लिखते भी जाना, साथ में निमोनिक्स लिख लोगे, तो वो आप जब बार बार अपनी मतलब किताब से रिवाइज करोगे ना, तो वो चीज़ें आप बार बार देखोगे तो याद हो ही जाएंगी, ठीक। अब देख लेते हैं मिस अर्थ इंडिया। अब भैया मिस अर्थ इंडिया कौन है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो मिस अर्थ इंडिया है यहाँ पर गौरी गौरा गौथा कर, ठीक है, गौरी गौथांकर, ठीक है। तो ये नाम भी याद रखना है, मिस अर्थ इंडिया। अभी मिस कई होंगी, ये मिस यूएसए, मिस इंडिया,
तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये अर्थ की बात हो रही है पूरे, है ना, पूरे अर्थ की बात हो रही है। मिस गौरी गौथंकर, तो पूरे अर्थ पे हर कोई देखता है कैसी होनी चाहिए मिथ, गोरी होनी चाहिए, है ना। ये गौरी है लेकिन गोरी, हर कोई गोरी मिस चाहता है ना। तो यहाँ से याद रख लीजिए आप, गौरी गौथंकर, है ना। अब तो रख जाएगा ना, पूरे अर्थ की बात हो रही है और यहाँ पर सबको बताइए, मतलब ये बोलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा वैसा भी हो रहा है, लेकिन गोरी सबको ही, मतलब गोरी मिस चाहिए सबको अर्थ पे, तो यहाँ से हम गौरी याद कर लेंगे। चलिए अब आगे हो जाएगा, पहला ओमन चांडी लोक सेवक पुरस्कार, एक तो पहला है, ठीक है, और मिला किसको है, राहुल गांधी को मिला है, और विपक्ष के नेता हैं अभी ये, तो ये हमें याद रखना है, पहला ओपन चांडी लोक सेवक पुरस्कार यदि पूछा जाए तो वो मिला है राहुल गांधी को, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 12वां विश्व हिंदी सम्मान, 12वां विश्व हिंदी सम्मान जो है वो किसको मिला है, डॉक्टर उषा ठाकुर को, तो ये भी हमें याद रखना है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये छोड़ दिए थे दोनों, ये आप भी छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद पूछ सकता है आपसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024, तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये याद रखना है। अभी कई होगा, दीनानाथ भी होगा और सीधा लता मंगेशकर भी अवार्ड होगा, तो हमें यहाँ पर याद रखना है क्या, कि ये दीनानाथ है। तो ये किसको मिला है, अमिताभ बच्चन को। अब बात यहीं से याद हो गया हमें, देखिए जो एक मूवी है अग्निपथ, है ना, अग्निपथ ही थी ना, हाँ अग्निपथ थी, जिसमें क्या नाम था, विजय, तो वो बोलते हैं विजय दीनानाथ चौहान, मेरा नाम है विजय दीनानाथ चौहान, ये अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, तो वहीं से ये ट्रिक बन गई हमारी। तो पूछा जाएगा कि तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया, तो अमिताभ बच्चन को दिया गया, हमें आराम से याद करना था, अग्निपथ की हम लोगों ने बना ली, विजय दीनानाथ चौहान, तो दीनानाथ से यहीं से हमें याद हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये छोड़ दिए कुछ, फिर सीधा देखा चमेली देवी जैन पुरस्कार, तो चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है वो ग्रीष्मा कुठार को मिला है। अब भाई बात करते हैं कि कैसे याद करें, इसकी ट्रिक क्या बनाएं। तो देखिए जो चमेली का फूल होता है ना, वो ग्रीष्म जो सीजन आता है ना, ग्रीष्म काल, उस टाइम पे बहुत ज्यादा खिलता है, तो ग्रीष्मा ठाकुर ले लेना ग्रीष्म काल से, ठीक है। चमेली देवी जैन पुरस्कार यदि आपसे पूछा जाए तो ग्रीष्म काल से ले लेना, ग्रीष्मा ठाकुर, मतलब ग्रीष्म टाइम पे ही होता है ये, ठीक है। अब देख लेते हैं 33वां बीडी जीडी बिड़ला पुरस्कार 2024, तो 33वां जीडी बिड़ला बग की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो ये क्या है कि प्रयागराज के भौतिकी विभाग में है कार्यरत कौन, आदिति शैन, उनको दिया गया है, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भाई यूपी के इंसान को जो मिलेगा पूछने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे यहाँ पर, है ना। तो प्रोफेसर आदिति शैन को ये मिला है कौन सा, जीडी बिड़ला पुरस्कार, तो हमें ये भी याद हो गया। फिर उसके बाद देखा है हम लोगों ने पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24, तो पहला उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान है, एक तो बात है पहला है भाई, है ना, तो पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब देखिए ये इतना फैक्ट है ना, लेकिन हम लोगों को बहुत आस्ते आस्ते से ये याद करते हुए चलना है, और याद हो भी जाएगा, इतनी ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो देख लेते हैं ये नाम क्या है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के लिए दो लोगों को मिला है, ये किस किसको, डॉक्टर रितु करिचल को और नवीन तिवारी को, तो दोनों को आप हाईलाइट कर लीजिए और दोनों को याद कर लीजिए, क्योंकि पहला है ना, और पहला है तो पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, ये सारे हम लोगों ने छोड़ दिए, फिर उसके बाद देखा है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, और ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। चलिए भैया, अब ये कैसे पूछ सकता है और कैसे हम लोगों को याद रखना है, भाई पढ़ने का इसका मकसद क्या है, क्योंकि ये जो है ना उत्तर प्रदेश में ही दिया गया है, 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो है वो उत्तर प्रदेश का ही है, और उसी को दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो याद कैसे करेंगे, देखिए सुभाष चंद्र बोस से ही ये याद हो जाएगा। देखिए जो वो थे ना, तो वो क्या थे, हवाई यात्रा कर रहे थे ना, और उसी समय उनके साथ आपदा आई थी हवाई यात्रा के दौरान, है ना, तो हवाई यात्रा की आपदा आई थी, ठीक। तो हवाई यात्रा भी हवा में होती है, और पैरासूट की जो फील्ड होती है वो भी हवा में होती है ना। तो इसी से याद कर लीजिए, हमें निमोनिक्स से मतलब है, ये मतलब नहीं है कि इसका मतलब क्या है ना। तो हवाई यात्रा देख लेते हैं, और हवाई यात्रा से देख लेते हैं पैरासूट, तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार अब आपको याद रहना चाहिए कि 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को मिला है। चलिए नेक्स्ट फिर क्या लिया हम लोगों ने यहाँ से, पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, तो ये दिया गया है बॉलीवुड की जो अभिनेत्री हैं दिया मिर्जा, इनको दिया गया है पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, आपको याद रखना है दिया मिर्जा को दिया गया है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बहुत सारे मैंने यहाँ पर छुड़वा दिए हैं, क्योंकि कोई मतलब इतना है नहीं इतना फैक्ट पढ़ने का, और ये पूछे जाएंगे तो हम लोग कर भी नहीं पाएंगे, इतना फैक्ट कहाँ से करेंगे भाई, जिनके पूछने के चांसेस हैं उनको करते चलते हैं। तो यहाँ पर आया फिर राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड, देखिए अभी हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर मैंने बात भी की थी वहां पर,
कि एक यहाँ पहले ही देख लिया हम लोगों ने, कौन सा, देखिए ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, वो मिला था अमिताभ बच्चन जी को। अब यहाँ पर आ गया है राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड। तो मैंने कहा था ना कि कई टाइप के आएंगे लता मंगेशकर से संबंधित, तो उसमें दीनानाथ था, तो उसमें तो याद करना उतना टफ था नहीं। लेकिन अब इसको देख लेते हैं, लता मंगेशकर अवार्ड। तो लता मंगेशकर अवार्ड कहाँ पर है? एक तो ये मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा दिया गया है, और ये किसको दिया गया है? जो संगीत हैं, संगीत के निर्देशक हैं उत्तम सिंह, उत्तम सिंह को ये दिया गया है, और उन्हीं के साथ दिया गया है के एस चित्रा। तो ये दोनों नाम भी हमें याद रखना है, उत्तम सिंह को और के एस चित्रा को। तो मैंने तो इसको ऐसे याद रख लिया है, जो लता जी थी वो बहुत उत्तम सॉन्ग गाती थी, मतलब बहुत उत्तम गाना गाती थी, ठीक है, और इसीलिए उनके चित्र हमें हर जगह मिल जाएंगे, है ना। इससे मैंने याद रख लिया राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड। लता जी बहुत उत्तम गाती थी तो उत्तम सिंह हो गए, और उनके चित्र हमें हर जगह मिल जाएंगे तो चित्र से, ठीक है। अब ये हो गया। फिर नेक्स्ट देखा हम लोगों ने यहाँ पर 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और ये हमें याद होना चाहिए, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। देखिए ज्ञान की बात अगर आती है तो ज्ञान मतलब जो सोशल ज्ञान था, सामाजिक ज्ञान था या व्यवहारिक ज्ञान था, वो सबसे बेहतर किसका था? राम का ही था ना। तो राम भद्राचार्य, इसमें भी हमें नाम मिल गया है राम भद्राचार्य, और उन्हीं के साथ दिया गया है गीतकार गुलजार साहब को, ठीक है। ये दो नाम हमें ज्ञानपीठ पुरस्कार में याद रखने हैं। तो अगर संस्कृत के लिए पूछा जाए ना, तब संस्कृत के लिए पूछा जाएगा तो राम भद्राचार्य, और जब उर्दू के लिए पूछा जाएगा तो गुलजार। वो दोनों टाइप से पूछ सकता है या दोनों एक साथ भी पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, तो राम भद्राचार्य को और गुलजार साहब को। अब पूछ सकता है कि संस्कृत के क्षेत्र में किसको दिया है, तो फिर लगाना है हमें जगत गुरु राम भद्राचार्य को। और यदि आपसे पूछा जाए कि उर्दू के क्षेत्र में किसको दिया गया है, तो फिर हम यहाँ पर लगा देंगे आंसर में कि वो दिया गया है गुलजार साहब को, ठीक है। ये हो गया। फिर देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के जो संस्कृत संस्थानम पुरस्कार है ना। अब उत्तर प्रदेश के हैं तो ये तो हमें पढ़ने ही पड़ेंगे, है ना। तो इसमें सारे पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई बात आती है कि कौन सा पढ़ लें जब सारे नहीं पढ़ने हैं, तो सिर्फ यहाँ पर एक याद रख लीजिए आप, विश्व भारती पुरस्कार। और ये होता है यहाँ पर प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी को दिया जाता है, ठीक है। विश्व भारती पुरस्कार है ये कहाँ पर? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार के नाम से है। तो हमें इनको देखना था, लेकिन आप सारे नहीं देखेंगे क्योंकि सारे देखने का कोई मतलब है नहीं, पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन विश्व भारती पुरस्कार पूछा गया है अभी तक, और फिर से पूछने के चांसेस भी हैं। तो विश्व भारती पुरस्कार तो ये दिया गया है प्रोफेसर रहस बिहारी द्विवेदी। अब बात आती है कि भैया कैसे याद करें, क्या निमोनिक्स बनाए इसकी। तो देखिए निमोनिक्स में का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी कहानी बनाओ, कुछ बनाओ। हो सकता है कि आप दो शब्द उठाओ और दो शब्दों से जो बन रहा हो उसमें से की पॉइंट बना के रख लीजिए। जैसे इसमें मैं बताता हूँ आपको क्या बन रहा है इसमें। देखिए जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कॉमेडियन भारती का नाम तो सभी जानते होंगे आप में से, है ना, और सबको पता भी होगा कि वो हंसाती बहुत हैं। तो भारती लिखिए पहले तो यहाँ पर, तो भारती से हो जाएगा विश्व भारती पुरस्कार। और इसमें देखिए हास्य लिख कर आ रहा है बीच में, है ना। तो भारती जी क्या करती हैं? हंसाने का काम करती है ना बहुत ज्यादा, मतलब कॉमेडियन है। तो भारती से ही हम लोगों ने कर लिया हंस, और हंस से पूरा हो जाएगा रहस। और जब वो नाम देगा तो ऐसा तो है नहीं कि बिहारी द्विवेदी अकेला लिख देगा, पूरा लिखेगा रहस बिहारी द्विवेदी। तो आपको आसानी से पहचान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ऐसे में। चलिए आगे देखते हैं पद्म पुरस्कार। अब जो पद्म पुरस्कार मिलते हैं वो कौन देता है? सबसे पहली बात तो यह होती है, तो गृह मंत्रालय द्वारा ये दिया जाता है, घोषित किया जाता है भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है। फिर बात करते हैं कि पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण की बात, पुराना वाला जो वीडियो था घटनासार का, उसमें भी इन सारे पद्म विभूषण को हम लोगों ने याद किया था। यहाँ भी एक बार देख लेते हैं, वहां भी देख लिया था। तो ये तो हमें जो पद्म विभूषण है वो 5 लोगों को दिए गए हैं, और 5 के 5 याद होने चाहिए। याद कैसे करेंगे? देखिए याद ऐसे कर लेंगे, सबसे पहले 2 लोगों को दिए गए तमिलनाडु के, ठीक है, और 2 लोगों को दिए गए कहाँ पर? एपी मतलब आंध्र प्रदेश, और एक को दिया गया है बिहार में, ठीक है। तो ये पहले तो हो गया ये डिवाइड की कितने स्टेट में किसको मिला है। अब बात कर लेते हैं नाम की। तो देखिए बैजंती माला कला के क्षेत्र में दिया गया है, तमिलनाडु की है। और एक और कौन है तमिलनाडु के? पद्मा सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में तमिलनाडु के हैं। तो आपसे पहले तो क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। तो जो तमिलनाडु के हैं वो दोनों कला क्षेत्र के हैं, बैजंती माला और कौन? सुब्रमण्यम, ठीक है। दोनों नाम से ही समझ में आ जाएंगे कि ये तमिलनाडु के हैं, ठीक। फिर बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो चिरंजीवी को कौन नहीं जानता है? सब जानते हैं, है ना। चिरंजीवी, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया है, तो आंध्र प्रदेश के हैं ये। और दूसरे कौन है यहाँ पर? आंध्र प्रदेश के एम वेंकैया नायडू। तो वेंकैया नायडू को भी सब जानते हैं, ये लोक मामले में दिया गया तो आंध्र प्रदेश में। और बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया गया और सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये,
कहाँ के? बिहार के। तो इनको जरूर याद रखिएगा। जो भी आप में से बिहार का एग्जाम देने जा रहे होंगे उनसे शायद ये क्वेश्चन पूछ ले कि बिंदेश्वर पाठक, या फिर ऐसे 4 नाम दे दे और पूछ ले कि किनको जो है पद्म विभूषण दिया गया है और बिहार से संबंधित है, तो वो है बिंदेश्वर पाठक। तो ये नाम आप लोगों को थोड़ा अलग से हाईलाइट कर लीजिए। मैं हाईलाइट करना इसको शायद वो उस समय उतना ध्यान नहीं दिया मैंने, तो आप लोग कर लीजिए इसको। बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत मिला है, तो इनसे क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि या तो पूछ सकता है कि मरणोपरांत मिला है, या इनका क्षेत्र पूछ सकता है कि सामाजिक क्षेत्र में इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोगों को देखना है कि कला के क्षेत्र में कितने लोगों को मिला है? 3 लोगों को। वैजयंती माला को मिला है कला के क्षेत्र में, सुब्रमण्यम को भी मिला है कला के क्षेत्र में, और चिरंजीवी को भी मिला है कला क्षेत्र में। एक को सामाजिक क्षेत्र में मिला है, एक को लोक मामले में मिला है। ठीक है, तो ये सब हमें याद ही है। और फिर बात करते हैं पद्म भूषण की। तो पद्म भूषण भी हम लोग अब सारा तो याद कर नहीं पाएंगे, है ना, नाम भी बहुत ज्यादा दिए हुए हैं यहाँ पर। तो इसमें ये याद जरूर रखना है कि कितने लोगों को दिया गया, तो 17 लोगों को दिया गया। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया, या पद्मश्री कितने लोगों को दिया है, या सही मिलान में पूछ लेगा। तो हमें याद रखना है कि पद्म भूषण जो है वो दिया गया 17 लोगों को, और पद्म विभूषण हम लोगों ने देख लिया 5 लोगों को दिया है। अब यहाँ पर बात करें नाम की, तो जो यूपी से संबंधित होगा वो नाम हम जरूर देखेंगे इसमें, लेकिन यूपी से संबंधित कोई भी नाम यहाँ पर है नहीं। और बिहार से संबंधित है एक नाम, तो वो हम लोग देख लेते हैं। कौन सा बिहार से संबंधित है? यहाँ पर चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार में इनको दिया गया। देखिए, वो बिंदेश्वर पाठक हैं और ये चंद्रेश्वर हैं, दोनों में नाम में स्वर आ रहा है, तो दोनों ही स्वर जैसे ही दिखे ना तो बिहार लगा देना। ठीक है, बिहार वैसे भी स्वर में नहीं गाया जाता है, बिहार में बहुत ज्यादा गाना गाए जाते हैं। तो वो हो गया। फिर पद्मश्री करते हैं। पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया है? 110 लोगों को। इसमें से बात करते हैं कि यूपी के कितने लोगों को दिया गया है, तो 12 लोगों को दिया गया है। अब मैं यहाँ पर 12 लोगों की चर्चा नहीं करूंगा, एक नजर आप इन पर सब पर डालिए जरूर कि किन किन को दिया गया और किस क्षेत्र में दिया गया। क्षेत्र याद ना रहे, लेकिन एक चोट आप लोग नाम थोड़ा सा देख लीजिए कि कहीं आपको वो नाम दिख गया और पूछ लिया कि यूपी से संबंधित कौन है या कौन नहीं है, तो आपको वो 12 नाम में से शायद थोड़ी बहुत इमेज बन जाएगी। तो ये 12 के 12 नाम आपको पढ़ना है, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने इसको देख लिया था अच्छे से, तो अब नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ठीक, अब यहाँ पर भी ध्यान रखना है, ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है। ठीक है, कितने लोगों को दिया गया है? ये नई दिल्ली में 19 बच्चों को दिया गया है। अब 19 के नाम हम याद नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा फैक्ट हो जाएगा, तो वो उनके नाम जरूर याद रखेंगे जो यूपी से संबंधित हैं। तो एक तो अनुष्का पाठक जी हैं उत्तर प्रदेश से कला और संस्कृति के क्षेत्र में, और यूपी से हैं आदित्य यादव, ये भी उत्तर प्रदेश से हैं और खेल के क्षेत्र में है। ठीक है, तो 2 ही नाम है यूपी से, एक तो आदित्य यादव और एक अनुष्का पाठक। तो अनुष्का शर्मा से याद रख लीजिए, ये तो है ना, अनुष्का शर्मा से। तो अनुष्का भी देखिए कला के क्षेत्र में ही काम करती हैं, ये भी हो गया। और ये आदित्य यादव का नाम याद रख लीजिए खेल के क्षेत्र में, ये 2 हो गए। और एक बिहार से संबंधित रख लीजिए मोहम्मद हुसैन, बिहार में, ये भी कला और संस्कृति से हैं। तो 3 नाम हमने इसमें से देख लिए, 19 में से आप 3 जो बिहार देने नहीं जा रहे वो सिर्फ 2 ही नाम देख लें, और जो जा रहे हैं वो तीनों देख लें। ठीक है, फिर उसके बाद 33वां व्यास सम्मान। देखिए, हम लोगों ने सरस्वती सम्मान देख लिया, और फिर उसके बाद क्या देख लिया था यहाँ पर? ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लिया, और फिर उसके बाद देख रहे हैं आप व्यास सम्मान। ये तीनों इतने बड़े क्वेश्चन है ना कि कहीं भी आपसे कैसे भी करके पूछे जा सकते हैं, तो ये जरूर हमें याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि ये किसको दिया गया है। तो सबसे पहली बात है के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है, और हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है पुष्पा भारती, इस बार उनको दिया गया है, पुष्पा भारती को। और उनका जो संस्करण है वो क्या है? यादें यादें और यादें। अब बात करते हैं कि याद कैसे करना है। अब देखिए, जो भी व्यास पर बैठता है ना, व्यास मतलब व्यास गद्दी होती है ना एक, तो व्यास गद्दी पे बड़ा मतलब विद्वान इंसान होता है, वो ही बैठता है। तो जैसे ही हम उससे मिलने जाते हैं तो क्या करते हैं? पुष्प अर्पित करते हैं कि नहीं करते हैं? तो यहीं से हमारी निमोनिक्स बन गई, है ना, कि व्यास पे जो बैठेगा वो उसको हम पुष्प अर्पित करते हैं, तो पुष्पा भारती। ठीक है, तो व्यास सम्मान आपसे पूछेगा तो पुष्पा भारती। और जब आप पुष्प अर्पित करोगे तो यादें 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 रह जाएंगी उनकी, है ना, यादें यादें और यादें। तो इनका जो संस्मरण है वो है यादें यादें और यादें। ठीक, अब है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार में हम लोगों को क्या देखना है? किस क्षेत्र में दिया गया है और ये किस किस को दिया गया है, ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए, काफी चीजें आप लोगों को साथ में याद हो जा रही होगी, और इनको बार बार, एक बार तो आप स्क्रीन के साथ देख लें, ठीक है, जैसे मतलब कि सामने बैठ के तसल्ली से। फिर उसके बाद क्या करना है, अगर कोई काम भी हम लोग कर रहे हैं ना, तो उस समय हेडफोन लगा लीजिए और हेडफोन लगाते लगाते सुनते रहिए। तो उससे क्या होगा, चीजें हमें बिल्कुल याद हो जाएंगी, 1 बाय 1 चीजें। अगर कहीं भी कोई सामने आएगा ना क्वेश्चन, तो आपको निमोनिक्स याद आ जाएगी या नाम याद आ जाएगा, क्योंकि जो चीजें हम लोग 5 से 6 बार या 3 से 4 बार ही सुन लिया, 5 से 6 बार तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, इतनी उम्मीद तो मैं किसी से नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ 2 से 3 बार भी यदि सुन लिया
तो वो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि हिंदी के क्षेत्र में किसको दिया गया है। तो हिंदी के क्षेत्र में दिया गया है संजीव को, और इनकी रचना जो है ना उपन्यास, वो कौन है, मुझे पहचानो। तो आज के टाइम पे तो भाई हर जीव यही चाह रहा है कि मुझे पहचानो, है ना। तो ये जीव से याद कर लीजिए, मुझे पहचानो। ठीक, उसके बाद है नीलम शरण अंग्रेजी में, और अरुण रंजन मिश्र जो है वो है संस्कृत में, और शादिका नवाब जो है वो है उर्दू में। ठीक है, ये तो हो गए नाम और ये भाषा उनसे संबंधित। अब उनको निमोनिक्स के माध्यम से हम लोग याद कर लेते हैं। तो जैसे पहले का है जो हिंदी वाला, सबसे पहले हमने कर लिया, हर जीव आज के टाइम पे क्या चाहता है कि मुझे पहचानो, है ना, पहचान चाहता है हर आदमी। तो संजीव साहब जो हैं वो हिंदी में हैं, और मुझे पहचानो उनका उपन्यास है। चलिए अब बात करते हैं नीलम शरण गौर की। ठीक है, तो गौर साहब पर थोड़ी गौर कर लेते हैं, शरण से याद करते हैं इनको। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई भी शरण लेता है भारत में, तो भारत के लोगों की क्या मतलब क्या आदत है कि वो उनको पहले ही बोल देते हैं कि वेलकम, है ना। तो वेलकम करने लगते हैं उनका। तो वेलकम से आपको नाम याद आ जाएगा कि ये वेलकम शब्द किस भाषा का है, तो ये है अंग्रेजी की भाषा का। शरण से अब नाम ऐसा तो है नहीं कि नीलम गौर अकेला दे देगा, वो पूरा ही नाम लिखेगा, नीलम शरण गौर। और शरण से हमें पता चल जाएगा कि भाई इंडियन तो सबका वेलकम करते हैं, और वेलकम एक अंग्रेजी भाषा का है। ठीक है, और जब जैसे ही वेलकम हो जाता है जिसका, तो फिर हम उसका रोग जानने की कोशिश करते हैं। तो रागा जानकी, इतना याद रख लेना, तो ये भी आपको उपन्यास याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया होगा, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब देख लेते हैं संस्कृत के क्षेत्र में। देखिए अरुण, अरुण किसका होता है, सूर्य का, है ना, सूर्य का होता है ना, सूर्य का पर्यायवाची अरुण होता है। और ये संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है अरुण रंजन मिश्र को। अब इनका क्या है, शून्य मेघ, जब सूर्य होगा तो वहां पर क्या होगा, मेघ क्या होंगे, शून्य होंगे ना, शून्य मेघ की स्थिति बन जाएगी वहां पर। जब सूर्य की रोशनी तेज होती है उस समय देखते होंगे आप कि कोई मेघ मेघ नहीं बनता है, क्लियर सूर्य दिखता है तब। ठीक है, तो यहाँ से कर लीजिए शून्य मेघम। तो शून्य मेघम, वैसे जब इसका उपन्यास का नाम आ जाएगा तो पहले ही समझ में आ जाएगा कि ये संस्कृत का है। ठीक, अब करते हैं भैया सादिका नवाब शहर। तो नवाब से देखिए, सबसे पहले तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये उर्दू के होंगे, है ना। नवाब साहब की बात हो रही है जो नवाब टाइप के लोग होते हैं वो उर्दू में ही अपनी शायरी और उपन्यास वगैरह लिखते हैं। अब बात करते हैं कि नवाब साहब का तो हर जगह राज चलता है, तो राज से हो जाएगा राजदेव की आमराई, है ना। तो चारों के चारों हम लोगों ने निमोनिक्स के माध्यम से देख लिए। अब देख लेते हैं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022। अब इसमें क्या याद रखना है, इसमें सिर्फ इतना याद रखना है, जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार होता है ना, वो हमसे ये पूछ लेगा कि किसके द्वारा दिया जाता है ये। तो सीधा हमें इतना याद रखना है कि CSIR के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये इतना ही याद रख लीजिए इसमें। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। बहुत से छुड़वा रहा हूं मैं, तो वो आप लोग भी साथ साथ छोड़ते चलिएगा। बहुत ज्यादा फैक्ट पढ़ने की हमें इसमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इन्हीं से पूछे जाएंगे, पुरस्कार से संबंधित जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं गांधी शांति पुरस्कार 2021। तो जो गांधी शांति पुरस्कार है वो किसको मिला है, तो गीता प्रेस गोरखपुर को। इसलिए मैंने इसको लगाया क्योंकि गोरखपुर अपने यूपी में ही आता है ना। गीता प्रेस जो है, रामायण महाभारत वगैरह आती है गीता प्रेस की। आप लोगों ने देखा होगा, जिसने भी रामायण या महाभारत, जब भी पहला पोस्टर जब आप खोलोगे तो उस पर लिखा रहता है गीता प्रेस गोरखपुर। ठीक है, तो वहां पर ये छपी जाती है। तो गांधी शांति पुरस्कार जो होता है वो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। ठीक है, अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब हम लोगों ने राष्ट्रीय पुरस्कार में सब कुछ देख लिया है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार में आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत वो है जिन पे मैंने 2 या 3 स्टार लगाए हैं, उनको तो आपको भूलना भी नहीं है ना। और बाकी सारे वन बाई वन हम लोगों ने प्रथम पुरस्कार भी देख लिए, है ना। ये सब कंप्लीट कर लिए, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे मैंने सारे कर लिए। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार देख लेते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सबसे पहले पुरस्कार आपसे पूछा जाएगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया जाता है या किसके द्वारा दिया जाता है, तो जो रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन है ना, ये इसी के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो किसके द्वारा दिया जाता है, तो रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन। तो इसमें तो बहुत ज्यादा दिमाग लगा नहीं। अब बात करते हैं नाम की कि किस किस को दिया है। तो जब पूछा गया था ना क्वेश्चन, तब उसमें एक इंडिया का नाम था, लेकिन इसमें कोई इंडिया का नाम है नहीं, तो ये यहाँ पर हम लोग छोड़ सकते हैं, या फिर एक बार आप लोग देख लीजिए इसको, है ना। फिर उसके बाद देख लेते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात हो रही है, देखिए ध्यान रखिए कई बुकर प्राइज आएंगे अभी, है ना। तो ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किसको दिया गया है, जेनी एपेनबैक को। ठीक, और उनकी जो उपन्यास है ना वो है कायरोस। ठीक, तो आपसे ऐसे पूछेगा कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है, एक तो बनाएगा कि किसको दिया है, तो वो दिया है जेनी एपेनबैक को। ठीक, और एक उनका उपन्यास पूछ लेगा कायरोस। ठीक,
तो अब कोशिश करते हैं नाम तो याद कर ही लें कम से कम, उनका उपन्यास तो आप लोग देख लेना, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, लेकिन नाम कैसे याद करेंगे। देखिए इंटरनेशनल बुक की बात की जा रही है, तो इंटरनेशनल बुक से मैं बार बार इंटरनेशनल पे इसलिए जोड़ दे रहा हूँ क्योंकि अभी कई बुकर प्राइज भी आएंगे, है ना, तो उनकी निमोनिक्स कुछ अलग रहेगी, इनकी अलग है। तो इंटरनेशनल बुक की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए बुक, है ना। तो जब बुक आप पढ़ते हो तो अंडरलाइन किससे करते होगे, पेन से करते होगे ना, और अंडरलाइन पेन से करोगे, और कहाँ तक, पूरी बुक, मतलब जब तक बैक पेज ना आ जाए, है ना। तो बताइए ये नाम याद हो गया कि नहीं हो गया। बुक, बुक जहां पर आ जाएगी तो ये हमें पता चल जाएगा कि बुकर प्राइज है ये, ठीक है, तो ये हो गया। और पेन, और पेन हम लोग कब तक अंडरलाइन करते हैं पेन से, जब तक बैक पेज ना आ जाए, तो ये हो जाएगा ए पेन बैक, ठीक। अब आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक, ये भी याद हो जाएगा, मैं मान के चल रहा हूँ ऐसा। फिर है पुलित्जर पुरस्कार, तो पुलित्जर पुरस्कार यहाँ पर किसको दिया गया है, ये नहीं पूछा जाएगा। आपसे ज्यादा चांसेस रहेंगे यहाँ पर पूछने की कि पुलित्जर पुरस्कार जो है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पत्रकारिता होती है ना, पत्रकारिता का ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है पुलित्जर पुरस्कार। तो इसके बारे में इतना ही याद रखिए, नाम याद रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक। फिर पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार, पहला था तो हम लोग को ये याद रखना पड़ा, पहला वैश्विक असमानता पुरस्कार। तो चलिए भाई बात कर लेते हैं किसको दिया गया है, बीना अग्रवाल को, ठीक है। अब बात करते हैं कि याद कैसे रखें। तो वैश्विक असमानता की बात हो रही है यहाँ पर, तो असमानता ही से हो जाएंगे। देखिए असमानता से ही आप रख लीजिए याद, असमानता बिना, हम लोग जैसे कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, या हमारी भारत सरकार जो भी काम करने की कोशिश करती है, तो ये बताइए कैसे करती है कि बिना असमानता के हर काम किया जाए, तो ऐसे ही रख लीजिए बस, असमानता बिना, बिना से हो जाएगा बीना, ठीक है, नाम ही तो याद रखना है निमोनिक्स से, तो हो गया बीना अग्रवाल, है ना। अब ये हम लोगों ने क्यों पढ़ा, क्योंकि एक तो पहला है और वैश्विक असमानता अनुसार, और ये जो भारतीय मूल की है ना, ये भारतीय मूल की है, इसलिए हमें नाम भी याद रखना इनका बहुत जरूरी है। तो पहला वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, भारतीय मूल की ब्रिटिश अर्थशास्त्री है ये बीना अग्रवाल, इनको दिया गया है, और हम लोगों ने टिक के माध्यम से इसको याद कर लिया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बुकर पुरस्कार। देखिए इसीलिए मैं वहां पर इंटरनेशनल पर जोर दे रहा था, जो ऊपर पढ़ा है ना हम लोगों ने, ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज पढ़ा है, और अब हम पढ़ रहे हैं बुकर पुरस्कार, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार तो आपको याद होगा, पिछली वाली मैगजीन में हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको, ये मिला है पॉल लिंच को, ठीक है, और इनका उपन्यास कौन है, प्रॉफिट सॉन्ग, ठीक। तो बुकर पुरस्कार जो है वो प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है पॉल लिंच को, ये आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। फिर है नेक्स्ट चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड में भी क्या पूछेगा आपसे, जब एक बार क्वेश्चन बना होगा, पहले बना था जो, तो वो उसमें भी यही पूछा था कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये याद रखना है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड ये दिया जाता है यूनोप के द्वारा, ठीक, ये आप हाईलाइट कर लीजिए, तो आपको ये याद हो जाएगा। अब देख लेते हैं अन्य अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पुरस्कार ऐसे होते नहीं है जो पूछे जाएँ वो हम लोगों ने 4-6 पुरस्कार हैं वो डिसाइड कर लिए और डिस्कस भी कर लिए कि यही रहेंगे, ठीक है। और बाकी बहुत से छुड़वा भी दिए हैं, वो छुड़वाने में मैंने मतलब पूरा एनालिसिस किया है कि भाई ये छुड़वानी है, और अगर आपको लगे कि इसमें से बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है जो कि आपने ज़बरदस्ती छुड़वा दिया, तो आप उसको भी हाईलाइट कर लीजिए और याद करने की कोशिश जरूर कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो हमें याद हो गया, पढ़ने का मतलब हमें ऐसे याद करना है उसको कि जब हम एग्जाम हॉल में जाएं और हमें ऑप्शन दिखे तो कुछ ना कुछ ऐसी निमोनिक्स बना के उस पर हम राइट टिक लगा सकें, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स एक बड़ा भाग है, और एक बड़े भाग में भी संक्षिप्त की जो चैप्टर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, 3 दिन से लगातार क्लासेस कर रहे हैं, वो यहाँ से क्वेश्चन बनने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, विश्व खाद्य पुरस्कार की बात हो रही है, कौन सा पुरस्कार, विश्व खाद्य पुरस्कार। तो देखिए देख लेते हैं क्या है, विश्व खाद्य पुरस्कार है जेफरी हॉटिन, इनका नाम है जेफरी हॉटिन, इनको दिया गया है, और कैरी फाउलर इनको दिया गया है, दो नाम है इसमें, एक पे मैंने हाईलाइट किया है और एक पे नहीं कर पाया हूँ, तो आप भी दोनों पे कर लीजिए, एक तो जेफरी हॉटिन हो गई है और कैरी फाउलर, ठीक, ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए, इसको खाद्य से ही हम लोग कर लेंगे। देखिए कहीं हम लोग मान लीजिए कहाँ पर खाना खाएंगे, जहाँ पर खाद्य की बात हो रही है, खाने की बात हो रही है, तो खाना वहाँ खाएंगे जहाँ फ्री और हॉट मिलेगा, है ना, फ्री मिल जाए खाना और हॉट मिल जाए, ठीक, मतलब फ्री भी मिल जाए और गर्म भी मिल जाए, तो जेफरी हॉटेन, ठीक, इससे ये नाम कर लिया मैंने। दूसरा नाम है कैरी फाउलर, और खाने के बाद फिर हम लोग कैरी करके घर पे भी ले आते हैं कुछ कुछ खाना, है ना, तो कैरी फाउलर, ये दोनों नाम आपको याद हो गए होंगे अब, ठीक, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, ठीक, तुरंत नाम याद हो जाए
तो उन पे बस निमोनिक्स याद रखो, ट्रिक याद रखो, बार बार देखोगे तो वो ट्रिक भी आपको याद आ जाएगी, उतना ही याद रखना है और उसके बाद तुरंत छोड़ देना है। चलिए देख लेते हैं अब आगे। आगे क्या है, पहली मिस AI 2024। अभी हम लोग इससे पहले देख चुके थे गौरी को, और वो थी क्या, मिस अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर बात हो रही है मिस AI की बात, ठीक है। अब मिस AI किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया है मोरक्को की केंजा लाइली को, ठीक, केंजा लाइली। और इसमें एक नाम और आप याद कीजिए कि भारत की जो है जारा सतावरी, ये शीर्ष 10 में पहुंच गई थी। तो हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, और भारत से पूछ सकता है कि पहली मिस AI तो पूछेगा आपसे कि मोरक्को की केंजा काइली लाइली बनी है, तो ये याद रखना है। और फिर पूछ सकता है आपसे कि भारत की कौन है जो कि टॉप 10 में आई थी मिस AI जो प्रतियोगिता चल रही थी उसमें, ठीक है। तो वहां पर आपको याद रखना है जारा सतावरी। तो आप लोगों ने वीर जारा मूवी देखी होगी ना, तो वीर जारा से याद रख लीजिए, वही जारा है जो कि मिस AI के लिए 10, जो 10वें नंबर है उस टॉप 10 में वो आ गई हैं, ठीक है। ये याद हो गया हमें। फिर देख लेते हैं लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल कैरियर अचीवमेंट अवार्ड 2024। अब इस टाइप के अवार्ड बहुत ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन भाई ये मिला ही है हमारे अभिनेता शाहरुख खान साहब को, तो इनको कैसे छोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल करियर अचीवमेंट अवार्ड जो 2024 का है वो शाहरुख खान को मिला है, तो ये आप लोग कर लीजिए हाईलाइट, ठीक है। फिर पेन पेंटर प्राइज बहुत ज़्यादा पूछता है, इस पर आप डबल स्टार लगा लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। पेन पेंटर पुरस्कार जो है वो किसको मिला है इस बार, अरुंधति राय को। तो ये पिछली मैगजीन में भी दिया था, तब भी हम लोगों ने इसको याद कर लिया था, पेन पेंटर पुरस्कार। फिर देख लेते हैं यहाँ पर एक और नाम, IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। ये किसको मिला है, IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड, तो ये मिला है चंद्रयान 3 टीम को, ठीक है। इसी को पहले ही विज्ञान पुरस्कार भी मिल चुका है। विज्ञान में टीम आविष्कार किसको मिला था, वो भी चंद्रयान 3 टीम को मिला था। और यहाँ पर एक और आपको याद रखना है, IAF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड। तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि आप एक कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि चंद्रयान टीम को 3-4 अवार्ड मिले हैं इस बार, है ना। अभी आगे हम लोग एक और भी पढ़ेंगे, जैक स्वीगर के जूनियर पुरस्कार है वो भी यहाँ पर मिला है। तो सारे पुरस्कार को ऐसे लिखिए ना, चंद्रयान 3 ऐसे, ठीक है, चंद्रयान 3, और उसके नीचे सारे अवार्ड ऐसे 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 करके कमेंट सेक्शन में आप लोग कोशिश कीजिए कि देने की। अगर कमेंट आप लोग करोगे तो वो पता लग जाएगा कि हाँ भाई आपको पता है कि इतने अवार्ड मिले हैं, और इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है, क्योंकि चंद्रयान 3 इस बार थोड़ा फेमस रहा है, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं, और आगे क्या है, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024। रिस्क मैनेजर ईयर पुरस्कार 2024 है वो RBI को मिला है, इसलिए हमें इसको याद करना बहुत जरूरी है। एक तो ये कौन देता है, लंदन स्थित जो सेंट्रल बैंकिंग है ना, सेंट्रल बैंकिंग इसको देती है, और सेंट्रल बैंक देता है, और मिला किसको इस बार, RBI को। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये याद रखना है, इस बार IBR को, जो RBI है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक, उसको मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो अब यहाँ पर बात करते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात हो रही है, वो भी कौन सा, नेल्सन मंडेला। तो किसको मिला है, ये विनोद गनात्रा को मिला है, ये पिछली बार भी देख लिया था, तो आपको ये याद होगा, विनोद गनात्रा को, कौन सा, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इनकी निमोनिक्स मैं नहीं बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि पिछली मैगजीन में लगातार ये पढ़ाया गया है, और आप लोगों को ये याद होना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो ये किसको दिया गया था, ये दिया गया था मेजर राधिका सेन को। तो ये मई 2024 में यहाँ पर इनको ये अवार्ड मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको याद कीजिए क्योंकि ये एक महिला को दिया गया है, पूछ सकता है आपसे, ठीक। 9वां ऑक्सफोर्ड बुक कवर प्राइज, देखिए फिर से बुक कवर प्राइज आ गया। तो हम लोगों ने जो इंटरनेशनल बुक था ना, वो हम लोगों ने पेन और बैक पेज तक याद किया था, बाकी उसके बाद जो बुक वाले आ रहे हैं ना, उनके लिए वो ट्रिक नहीं लगेगी, वो दूसरे के लिए लगेगी, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड बुक कवर प्राइज 2024 की बात यहाँ पर हो रही है, तो ये किसको मिला है, भाभी मेहता को, ठीक। ऑक्सफोर्ड में जो बुक कवर प्राइज मिला है इस बार का, वो मिला है भाभी मेहता को, हमें इतना ही याद रखना है, बाकी आगे बढ़ते जाना है तुरंत, ठीक। फिर है बिटली गोल्ड पुरस्कार। बिटली गोल्ड पुरस्कार किसको मिला है इसका 2024 वाला, विटली गोल्ड अवार्ड मिला है पूर्णिमा देवी बर्मन को, ठीक है। तो ये नाम भी हमें हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, तो छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं, उनको मिला है आलोक शुक्ला जी को, ठीक है। तो आपसे नाम, इतने नाम ही याद रखिए, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आपसे पूछेगा आलोक शुक्ला, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जॉन एल जिक स्वीगर जूनियर पुरस्कार।
ये भी देखिए, अभी मैं बात कर रहा था ना कि जैक स्वीगर जूनियर पुरस्कार जो है वो भी किसको मिला है, टीम चंद्रयान टीम 3 को। तो चंद्रयान की जो टीम 3 है ना, जितने भी अवार्ड उसको मिले हैं सारे के सारे आप लोग यहाँ पर कंप्लीट एक 1 बाय 1 लाइन से लिख लेना और याद करना। एक क्वेश्चन आपको परीक्षा हॉल में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। और अगर इस पर मैं सफल हो पाया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो याद तो हमें करना ही है, बहुत सी चीज़ें याद करनी है, लेकिन मेरा मानना है कि इससे क्वेश्चन एक पूछा जाएगा क्योंकि ये इस बार हाईलाइट मुद्दा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एबेल पुरस्कार। एबेल पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है मिशेल टेलाग्रांड को, ठीक। तो याद कैसे करेंगे इसकी, देखिए मैंने कोई निमोनिक्स नहीं बनाई है, मैंने 2-3 बार खुद ही पढ़ा था इसको, एबेल और मिशेल, ठीक है, एबेल मिशेल, एबेल मिशेल। तो लास्ट में दोनों में मतलब एक ही मात्रा और एल आ रहा है, तो दोनों में सेम ही लगा मुझे, एबेल मिशेल, एबेल मिशेल, एबेल मिशेल, ठीक। तो अगर 3-4 बार पढ़ोगे और ऐसे करोगे एबेल मिशेल, एबेल मिशेल, और जैसे ही ऑप्शन में आएगा एबेल वहां देखिएगा मिशेल, तो लगा लेंगे हम लोग, है ना। इसमें तो फिर हम लोग बहुत आगे हैं कि थोड़ी सी हिंट मिल जाए तुरंत निकल जाएंगे आगे लगा के, है ना। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, तो प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 किसको मिला है, जापान के हैं ये, जापान के आर्किटेक्ट रिकेन यामा मोटो को, ठीक है। तो इनको याद रखना है आपको, आर्किटेक्चर है और यामा मोटो, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार। देखिए मैं इनको बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा के आगे इसलिए निकल रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोगों ने 6 मंथ वाली जो पुरानी मैगजीन की थी घटनासार की, उसमें ये नाम दिए हुए थे और इसमें हमने कवर किए थे बहुत अच्छे से, तो मुझे याद है कि अच्छे से किए थे, इसलिए अभी यहाँ पर सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ और हाईलाइट करके बताते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि आप हाईलाइट कर लोगे और यहीं की यहीं देख लोगे तो आपको याद आ जाएगा। तो खसरा और रूबेला चैंपियन जो पुरस्कार मिला है वो इस बार भारत को ही मिला है, तो आपको ये याद रखना है भारत को, ठीक। तो ये पूछ सकता है आपसे मिश्रा जो खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट है लीफ एरिलसन लूनर प्राइज। जो लीफ एरिकशन लूनर प्राइज है ये किसको मिला है, तो ये हमारी कंपनी जो इसरो है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को मिला है। कौन सा, लीफ एरिकशन लूनर प्राइज 2023, ठीक है। तो ये भी हमें याद रखना है, हाईलाइट मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं मिस इंडिया यूएसए। देखिए अब आ गई है मिस, पहले हम लोगों ने इससे मिस अर्थ देख लिया है, मिस अर्थ एआई देख लिया है, अब देख रहे हैं हम लोग मिस इंडिया यूएसए, ठीक है। मिस इंडिया यूएसए क्यों देख रहे हैं भाई, बात आती है, तो भाई ये भारतीय मूल की हैं और यूएसए में सौंदर्य प्रतियोगिता में जीती हुई हैं। इनका नाम हम लोगों को याद रखना है क्या, रिजुल मैनी, ठीक है, रिजुल मैनी नाम हमें याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, किंग भूमि बोल जो विश्व मृदा दिवस पुरस्कार है ना 2023 का, वो किसको दिया गया है, सिर्फ ये आप लोग डेट याद रखिए, 5 दिसंबर 2023 को दिया गया था, और ये दिया गया है द सॉइल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड को, ठीक है। थाईलैंड से याद रख लीजिए, बस इतना ही काफी है कि विश्व मृदा पुरस्कार यदि आपसे पूछा जाए, भूमि बोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार, तो वो दिया गया है द सॉइल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड को, ठीक है। ये पूछ सकता है आपसे, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार, ये दोनों यहीं दे दिए तो ठीक है, कंफ्यूजन ज्यादा नहीं रहेगी। ये वो है जो इससे पहले वाला है, तो वो है किंग भूमि बोल, है ना। तो भूमि बोल विश्व मृदा पुरस्कार और ये है विश्व मृदा पुरस्कार, लेकिन कौन सा, ग्लिंका, ठीक। तो ये किसको दिया गया है, इसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर हैं, उनको दिया गया है ये रविंद्र नायडू जी को, ठीक है, रविंद्र नायडू या रवि नायडू से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023। ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 किसको दिया है, सुधा मूर्ति जी को, और सुधा मूर्ति जी इसको पाने वाली पहली महिला हैं, तो भैया कितने स्टार लगाओगे इस पे, पहली महिला है और फिर महिला है और पहली है ना, तो कम से कम 2 स्टार तो यहाँ पर लगाना बनता है। सीधा सीधा पूछ लेगा ग्लोबल इंडियन अवार्ड। और अभी सुधा मूर्ति जी जो हैं वो क्या बन गई हैं, यहाँ पर वो बन चुकी हैं अभी, कौन, राज्यसभा की सदस्य, ठीक है, मेंबर ऑफ जो हमारी राज्यसभा है उसकी मेंबर अभी चुनी गई हैं और कला के क्षेत्र में ये चुनी गई हैं, तो ठीक है। इनकी तो कई पुस्तक हम लोगों ने पढ़ रखी हैं तो वो आती हैं, ठीक है। फिर नॉर्मल बोरलोग फील्ड पुरस्कार, ये किसको दिया गया है, डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया है, नॉर्मल बोरलोग फील्ड पुरस्कार डॉक्टर स्वाति नायक को, ठीक है। अब आ गए भैया हम लोग फिल्म पुरस्कार पे, तो ये हम लोगों ने देख लिए कि नहीं देख लिए, ठीक है, सारे के सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। अब देखते हैं फिल्म पुरस्कार। फिल्म पुरस्कार से ज़्यादा नहीं है, छोड़ना है हमें ज़्यादा से ज़्यादा, अगर ज़्यादा में फंसेंगे तो ये बहुत कम चीज़ें हमें इसमें याद करते हुए चलनी है, जो मैंने हाईलाइट की हैं वही आप लोग हाईलाइट करना।
और जो मैं कमेंट सेक्शन में बोलने को कहूँ वो जरूर कमेंट सेक्शन में करना, क्योंकि जो बोलता हूँ ना मैं, वो क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसीलिए मैं बोल देता हूँ कि सब लोग कमेंट, और जो कमेंट करते हैं उनको वो याद भी हो जाता होगा, है ना। बहुत ज़्यादा नहीं बचे हुए हैं अवार्ड। उसके बाद फिर हम लोग योजना परियोजना पे आ जाएंगे। चलिए तो देख लेते हैं फिल्म पुरस्कार। फिल्म पुरस्कार में आप लोग करिए, सबसे पहले जो 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ है ना, उसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का आप लोग याद रखिए आट्टम, ठीक है। जो आट्टम एक सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है, मलयालम भाषा में है ये, और इसमें शानदार कहानी है। अब मलयालम भाषा में है चूंकि, तो आप लोग अभी इसको देख नहीं सकते जब तक डब होके वो डबी करके वो लोग हिंदी में ना दें, तब देख पाओगे आप। लेकिन इसकी कहानी जो है वो एक ये है कि थिएटर ग्रुप होता है, उसको लेके एक कहानी है, और उसमें अभिनेता और अभिनेत्री होती है। तो अभिनेता पर जो है हरासमेंट का केस लगा देती है अभिनेत्री, और जो कि वो एक झूठा होता है, लास्ट में वो उसको सही साबित करता है। तो उसकी जो कहानी है कि कैसे इन पॉइंटों से लड़ा जाए, तो वो ये कहानी दी गई है आट्टम में, तो इसको सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। फिर है संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है कांतारा को। कांतारा तो आप में से बहुत लोगों ने देखी होगी, बहुत क्या मुझे लगता है सभी लोगों ने देखी होगी। फिल्म के तो आप लोग दीवाने ही हो यार, कोई सी भी आती है आप लोग ढूंढते हैं। मुझसे तो कई बार मतलब ऐसी बात हुई है दोस्तों में बैठे हुए, तो ऐसी बात होती है कि यार कोई शानदार मूवी बताइए, कौन सी मूवी देखी जाए, है ना। तो ये मूवियाँ तो ढूंढ ढूंढ के आप लोग कर ही लेते हो, और एग्जाम इतना पोस्टपोन हो रहा है कि खूब मूवी देखी जा रही है ना। चलिए अब देख लीजिए आप सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो आपके हैं वो हैं सूरज बड़जात्या जी, ठीक है। उनकी फिल्म थी ऊंचाई, उसके लिए बढ़िया फिल्म थी ये भी ऊंचाई। आप लोग इसको भी टाइम मिले तब देखिए, अभी नहीं देखिए, या फिर आपको हो सकता है दिवाली में टाइम मिल जाए तब देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद बात आती है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की। तो ये आप लोग देख लीजिए गुलमोहर। अब गुलमोहर मूवी जो है ना, बहुत ही शानदार मूवी है, ये मैंने देख रखी है। इस मूवी में क्या होता है, एक परिवार होता है, एक साथ रहता है एक जगह एक ही घर में, एक संयुक्त परिवार होता है, बड़ा परिवार होता है। फिर धीरे धीरे वो अपनी दिनचर्या बढ़ाने के लिए, कमाई के लिए सब बाहर निकल जाते हैं, तो आपस में उनमें फिर कैसे दूरियां बन जाती हैं। तो उस क्षेत्र में इस मूवी पर दिखाया गया है, गुलमोहर पे शानदार मूवी है, ठीक है। तो इसको सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार। ये फालतू की फिल्म आप लोग इधर उधर की देखते रहते हो यार, कम से कम ये जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार इनको दिए जाते हैं, ये जब आप लोग पढ़ते हो तो इन मूवियों को जरूर देखा करो, है ना। चलिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात कर लेते हैं। ऋषभ शेट्टी, कौन से, वही कांतारा फिल्म के लिए हैं, उनको दिया गया है ऋषभ शेट्टी साहब को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री इनको दिया गया है नित्या मेनन जी को। ये फिल्म है इनकी तिरुचित्रवलम, मतलब लग रहा है कि साउथ की मूवी है, ये मैंने नहीं देखी हुई है। लेकिन जो इनके साथ दिया गया है एक और मानसी पारिक को, ये मूवी बहुत शानदार है, कक्ष एक्सप्रेस, ये शानदार मूवी है, आप लोग इसको देख सकते हैं, है ना। तो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं दो, नित्या मेनन और मानसी पारिक, दोनों के नाम आपको याद रखना है। मेन बात यहाँ पर ये है, मेन बात ये नहीं है कि आपने मूवी देखी या नहीं देखी, लेकिन नाम आपको याद रखना है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का। तो कितने नाम देखे, बहुत ज्यादा नाम नहीं देखे। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का देखा है तो आट्टम, जो कि मलयालम मूवी है, ठीक है। फिर संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म रही है कांतारा। और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन, सूरज बड़जात्या साहब। फिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म देखी है तो गुलमोहर, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी, वही कंतारा वाले। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हम लोगों ने देखी है नित्या मेनन और मानसी पारिक, ठीक है। कक्ष एक्सप्रेस भी बढ़िया मूवी है, ये मैंने देख रखी है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो दिए गए हैं, उनमें किस किस के नाम हमें देखने हैं। तो सबसे पहली बात कहाँ पर ये होते हैं, तो ये होते हैं गोवा के पणजी में, ठीक है, आयोजित होते हैं। तो ये पूछा नहीं जाता है, और आप लोगों को तो ये सब चीज़ें वैसे ही पता रहती हैं। अब बात करते हैं ओपनिंग फिल्म की, तो ये कैचिंग डस्ट है, ठीक है, ओपनिंग फिल्म। फिर बात करते हैं यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है, अब्बास अमीनी को। देखिए वही चीज़ें आप लोग याद करिए जो मैंने हाईलाइट करा रखी हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ देखोगे, सारी चीज़ें याद करने की कोशिश करोगे, लास्ट में कन्फ्यूजन हो जाएगी, और पूछी जाती नहीं है सारी, पूछी यही जाती हैं जो हाईलाइट की गई हैं। तो यही कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज आपसे पूछ ली जाएगी ओटीटी पे, तो ये दी गई है पंचायत सीजन 2, देख रहा है ना विनोद, यही है वो सीजन 2, है ना। शानदार है ये तो, पंचायत सीरीज तो बहुत शानदार है। चलिए देख लेते हैं अब 77वां कांस फिल्म महोत्सव जो 2024 हुआ है, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो पूछ सकता है आपसे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पाम डी और पुरस्कार, तो ये मिला है अनोरा को, ठीक है। पाम डी पुरस्कार पूछा जाए ना, तो ये मिला है किसको, अनोरा को। फिर पूछा जाएगा इसमें आपसे कि ग्रैंड पिक्स पुरस्कार जो है वो किसको मिला है, तो ये मिला है पायल कपाड़िया जी को। उनकी फिल्म कौन सी है, वो है ऑल वी इमेजिन एट नाइट,
है ना, कौन सी, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, तो मैंने ये नहीं देखी है, तो आप लोग इसको याद रख लीजिए, ठीक है। अब हर मूवी थोड़ी मैं देख लूंगा, और हर मूवी तो आप भी नहीं देख सकते हो। पायल कपाड़िया का नाम यहाँ पर जरूर याद रखना है आपको ग्रैंड पिक्स पुरस्कार में, क्योंकि यह पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला बनी है। तो यहाँ पर तो भैया डबल स्टार मान लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे जहां पर पहला पहला टाइप का होता है, क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करते हैं यहाँ पर, है ना। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है वो तो है ये विश्व की, इनसे हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन भारत में किसको मिला है, कोलकाता की है एक अनुसुईया सेन गुप्ता, इनको मिला है ये, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है नाम, और ये पुरस्कार पाने वाली भी ये पहली भारतीय बनी है, तो इनका नाम बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, अनुसुईया सेन गुप्ता, ठीक। फिर उसके बाद ये पॉइंट ये भी याद रख लीजिए कि उन्हें यह पुरस्कार द शेमलेस के लिए मिला है। तो जो उनकी फिल्म है, किनकी फिल्म है ये, इनकी है अनसुईया सेन गुप्ता जी की द शेमलेस, ठीक, तो ये याद रखना। फिर देख लेते हैं ऑस्कर अवार्ड से 2024 में जो मिला था, ऑस्कर अवार्ड किसको मिला है, तो ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म में इसमें मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का किसको, ओपनहाइमर को। ओपनहाइमर मूवी आप लोगों ने देखी होगी, ये जो परमाणु कैसे स्टार्टिंग हुई थी इसकी, और कैसे ये बना परमाणु, उसके ऊपर बनी थी, तो शानदार मूवी थी, थोड़ी समझने वाली मूवी थी, है ना। फिर उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोल, जो ओपनहाइमर के ही निर्देशक हैं, उन्हीं को मिली है, क्रिस्टोफर जी को। फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी, जो उसी में है किलियन मर्फी वही, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन, पुअर थिंग्स के लिए, बस यही याद रखिए, बाकी सब छोड़ दीजिए यहाँ पर। फिर आ जाइए वार्षिक ग्रैमी अवार्ड पर। वार्षिक ग्रैमी अवार्ड कहाँ पर आयोजित किए गए हैं इस बार, लॉस एंजलिस अमेरिका में, बस इतना ही याद रखिए। किन किन को दिए गए हैं, तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है फ्लावर्स, और एल्बम ऑफ द ईयर, रिकॉर्ड ऑफ द मिल गया फ्लावर्स को, एल्बम ऑफ द ईयर मिला है मिडनाइट को, ठीक है, ये याद रखना। और सॉन्ग ऑफ द ईयर मिला है किसको, व्हाट वाज आई मेड फॉर, सुन लेना इसको, जो इंग्लिश सॉन्ग सुनता होगा वो सुन लेगा तो याद हो जाएगा उसको, कौन सा, वार्षिक ग्रैमी अवार्ड में आपसे मिलेगा। एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लावर्स को मिला है, एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट्स को, और सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज माई व्हाट वाज आई मेड फॉर, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लेना, बाकी ये सब मैंने छुड़वा दिया है। फिर महत्वपूर्ण फिल्म पुरस्कार में देख लेते हैं क्या सबसे पहले मिलेगा आपको कि पुरस्कार, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार याद करिए आप, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है ये, ठीक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अलग होता है, और ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड है, ठीक है। तो इसमें बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन, रानी मुखर्जी, ठीक, नयनतारा, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, संजीव रेड्डी बांगा, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, जवान। तो जवान तो शानदार मूवी थी, आप लोगों ने तो देखी होगी, अच्छा ये देख नहीं रहा था, चलिए एक बार और पढ़ देते हैं इसको। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जो है, उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे, शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा, और मूवी का नाम क्या था, जवान, ठीक है। इतना याद कर लेना आप लोग, बस काफ़ी है, बाकी ये सब छोड़ देना। अब चलिए आगे देख लेते हैं, चलिए अगर आपका मन नहीं मार रहा है तो ये भी देख लीजिए, 69वां फिल्म फेयर अवार्ड, पिछली मैगजीन में भी देखा था, रणबीर कपूर को, आलिया भट्ट, और इसमें कौन थे निर्देशक, विनोद चोपड़ा, और मूवी थी 12th फेल, ठीक, ये हो गया। अब देख लेते हैं, देखिए ये अभी हम लोगों ने देखा है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। अब देख लेते हैं दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला था वो मिला था वहीदा रहमान को, तो ये नाम भी यहाँ पर याद रख लेना। अब आ गया है यहाँ पर, हम लोगों ने फिल्म से संबंधित सारे क्वेश्चन देख लिए, जो भी पूछे जाएंगे वो इतने ही से पूछे जाएंगे, तो इससे ज़्यादा आप लोग अब याद नहीं कीजिए। अब देखते हैं योजना और परियोजना में, ठीक है। तो योजना और परियोजना जो है ना, मैंने ये जो छुड़वाई है वो आप लोग भी छोड़ते जाइए, क्योंकि उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा। मैं चाहता हूँ कि इसमें वैसी योजना या तो पहली बार स्टार्टिंग हुई है वो योजना, या फिर जो स्पेशली यूपी या बिहार के लिए हो वो योजनाओं मैंने इसमें दिया है। तो चलिए देख लेते हैं। रोड टू स्कूल कार्यक्रम, रोड टू स्कूल कार्यक्रम कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, एक तो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के द्वारा किया गया है, और कहाँ पर किया गया है, ये गोरखपुर जिले में, ठीक है। तो ये याद रखना है, रोड टू स्कूल कार्यक्रम गोरखपुर जिले में, आपसे जिला पूछा जाएगा, ठीक है, या पूछा जाएगा किस किसके द्वारा, तो ये तो खैर नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि यूपी में जो भी काम होंगे वो तो होंगे योगी आदित्यनाथ द्वारा ही, सीएम साहब के द्वारा। लेकिन डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछ सकता है कि ये कार्यक्रम कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया गया, तो गोरखपुर में, ये याद आपको रखना ही रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना,
तो इसका टाइम पीरियड अब जो है 2.0 का बढ़ा दिया गया है। कितना कर दिया है? 5 साल और बढ़ा दिया, तो 24 से कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा ना। ये याद रखना है, 5 वर्ष के लिए ये बना दिया गया, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाएगा? मध्यवर्गीय परिवारों के लिए अब 1 करोड़ आवास बनाए जाएंगे, ठीक है, ये याद रहेगा। फिर बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री जीवन योजना संशोधन। तो जीवन योजना जो आई है वो किसके लिए, किस क्षेत्र में? क्षेत्र पूछा जाएगा आपसे, तो जैव ईंधन के क्षेत्र में, ठीक, ये हाईलाइट कर लीजिए। फिर आगे देखिए वही आवास योजना ग्रामीण वाली आ गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो ये भी वही टाइम पीरियड कितना कर दिया गया इसका भी 24 से 29 तक, ठीक, 5 साल के लिए बढ़ा दी गई। अब है ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना। तो ये कहाँ पर स्टार्टिंग हुई है इसकी? तो देखिए ये खंडवा जिले में स्टार्ट हुई है, एमपी का जो खंडवा जिला है ना वहां पर, और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क में स्थित है। और ये भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क है, इसलिए हम लोगों ने इसको पढ़ा है। और इस पर स्टार भी लगा लीजिए, ये एग्जाम हॉल में आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो फ्लोटिंग सोलर पार्क होते हैं ये लगाए क्यों जाते हैं। देखिए एक तो क्या होता है कि एक बड़ी जमीन खाली पड़ी होती है, मतलब जमीन नहीं कह सकते हैं उसको, पानी में जो है ना कुछ हो तो रहा नहीं है, पानी तो भरा हुआ है। तो जो सोलर प्लांट होते हैं उनका फायदा क्या होता है सोलर प्लांट का? देखिए जैसे मान लीजिए ये पानी भरा हुआ है, ठीक है, बड़ा बांध बना हुआ है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर फ्लोटिंग सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं, ठीक। अब मान लीजिए ये सूर्य है हमारा, है ना, समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों लगाए जाते हैं। तो यहाँ से जो हमारी धूप आएगी ना, तो ये यहाँ से डायरेक्ट टकराएगी, तो यहाँ से भी उस एनर्जी मिलेगी। फिर उसके बाद ये जल की सतह पर टकराएगी और वापस लौटेगी, तो वापस भी एनर्जी मिलेगी। मतलब एनर्जी दो साइड से मिलेगी, यहाँ से भी मिलेगी और यहाँ से भी मिलती है, ठीक है। तो इसलिए सोलर फ्लोटिंग पार्क है ना, इनकी परियोजनाओं का ज़्यादा निर्माण किया जा रहा है और इनमें फायदा भी होती है, ठीक। अब है सिंकुल्ला सुरंग परियोजना। तो सिंकुल्ला सुरंग परियोजना है, ये कहाँ पर स्टार्टिंग की गई है? तो लद्दाख में की गई है। और इसको देख लेते हैं कि कहाँ पर, लेह और मनाली वाला जो राजमार्ग है ना उसको जोड़ेगी ये, क्योंकि ये जो हिमाचल वाला एरिया है, हिमाचल से जो एरिया जाता है वहाँ पर, उस साइड के एरिया पे पूरे पे चाइना की दिक्कत होती है। चाइना वाले क्या है वहाँ पे, हमारी सेना पहुँचने में टाइम लगता है। तो अब सुरंगें बहुत ज़्यादा वहाँ पर बनाई जा रही हैं। इससे पहले अटल टनल भी बनाई गई थी, है ना। अब बनाई गई सिंकुल ला सुरंग, ठीक है। तो ये लद्दाख में है और कितने किलोमीटर की है? 4.1 किलोमीटर की है। और ये ट्विन ट्यूब सुरंग है। ट्विन ट्यूब सुरंग का मतलब होता है कि मतलब ये एक ऐसी नाल के आकार की सुरंग रहेगी और जो दो रोडों में डिवाइड रहेगी, कि मतलब एक रोड यहाँ से जा रही होगी, एक आ रही होगी, ठीक है। तो ट्विन वाली रोड है ये। तो इतना आप लोग इस पर कर लीजिए हाईलाइट, ठीक। अब तो याद भी हो गया होगा यार, थोड़ा सा डिस्कस हो जाता है तो चीज़ें याद हो जाती है ना। अब देखते हैं जनता भवन सौर परियोजना। जनता भवन सौर परियोजना आपसे पूछी जाएगी कि कौन से स्टेट की है, तो ये है असम की, ठीक है। वहाँ के जो हेमंत विश्वा शर्मा है उन्होंने इसकी स्टार्टिंग की है। और ये असम सचिवालय देश का पहला ऐसा सचिवालय बन गया है अब कि वो सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली पर निर्भर है, ठीक है। सौर ऊर्जा से वो अपनी सोलर पैनल लगाए हुए है और पूरा उसी से अपनी लाइट जो बिजली है उसको वो उपयोग करता है, उसी पर निर्भर है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ से देश का ये पहला सिविल सचिवालय ऐसा बन गया है जो सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली को निर्भर है। तो ये क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना है ना। चलिए आप लोग इसके आगे देख लेते हैं। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। अब बात करते हैं कि अरुण 3 जल विद्युत परियोजना कहाँ की है, तो ये नेपाल की है, ठीक है। और 900 मेगावाट की ये परियोजना है और 11.8 किलोमीटर में ये फैली हुई है, ठीक। इसको आप लोग देख लीजिए। फिर उसके बाद है भारत की पहली बहुउद्देशीय ताप और विद्युत संयुक्त हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना। ये कहाँ की है, तो ये है झाकड़ी, हिमाचल प्रदेश की। बस इतना ही याद रखिए, नाम याद रखिए और किस स्टेट से संबंधित है वो याद रखिए। जैसे जैसे ही आ जाएगा नाम क्या नाम आएगा, झाकड़ी हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना, तो आपको झांकड़ी लगा देना है हिमाचल प्रदेश में। या फिर पूछा जाएगा भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है जो ताप और विद्युत को संयुक्त है, तो ये पूछ लिया जाएगा इस टाइप से। तो दोनों टाइप से पूछ सकता है आपसे। फिर है बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना। तो ये कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है और एनटीपीसी से संबंधित है ये, ठीक है। तो ये हमें याद रख लेंगे। मेगावाट याद नहीं रखिए, जो मेगावाट उसका याद रखिए जो कि टॉप पे होता है, तो उसका मेगावाट हम लोग याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए तेलंगाना सुपर थर्मल पावर परियोजना। तेलंगाना सुपर पावर परियोजना है, तो ये तो नाम से याद आ रहा है तेलंगाना की है। फिर एक और सुपर थर्मल पावर परियोजना कहाँ पर खोली गई है, झारखंड में। झारखंड के कहाँ पे, उत्तरी करणपुरा में, ठीक है। फिर एक और बात करते हैं सुपर थर्मल पावर परियोजना की, जो कि खोली गई है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में। तो हमें याद यही रखनी है, कौन सी, ये जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खोली गई है। तो ये कितना, इसका चरण तीसरा था
और 2 इंटू 8 है ना 100, तो मतलब 1600 मेगावाट की है ये, ठीक, इतना याद रखना है इसका, 1600 मेगावाट की। और उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में, सोनभद्र जिले में सिंगरौली सुपर थर्मल पावर परियोजना, ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो ये कहाँ का है लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ये है रायगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो है, ये हमें हाईलाइट कर लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, ये कहाँ का है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना, तो संभलपुर उड़ीसा का, ठीक है। फिर यहीं पर देख लेते हैं, 9 शहरों में ये फैला है, 9 शहरों में फैला गया है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना। तो नेक्स्ट 9 शहरों में से भी हमें ये याद रखना है कि यूपी के कौन कौन से हैं इसमें। तो यूपी के देखिए, एक कानपुर है और एक बनारस है, ठीक है, वाराणसी, ठीक, ये 2 हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूपी के ऐसे कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें राष्ट्रीय उद्यमिता विकास परियोजना चालू की गई है तो ये की गई है कानपुर और वाराणसी में, और टोटल पूछ लिया जाए तो 9 शहरों में की गई है। और ये पूछा जाए कि कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है, तो संबलपुर उड़ीसा में, किसके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री जो धर्मेंद्र प्रधान है उनके द्वारा, ठीक है। इससे कैसा भी क्वेश्चन आएगा इन्हीं पॉइंट्स पर आएगा, ठीक है। फिर अब देखते हैं युवा विज्ञानी कार्यक्रम 2024 युविका, है ना, ये युविका किसने शुरू किया है ये पूछा जाएगा। तो ये इसरो के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और क्या है इसमें, तो ये स्कूली बच्चे जो होंगे ना उनके लिए विशेष कार्यक्रम चलाएगा। तो युविका है, ये इसरो के द्वारा चलाया जाएगा और स्कूली बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाएगा, ठीक, ये याद हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नौखरा परियोजना। नौखरा परियोजना कहाँ की है, तो नौखरा जगह है राजस्थान के बीकानेर जिले में, ठीक है, और 5550 एकड़ में ये खोली गई है, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा, 300 मेगावाट की, ठीक, इतना ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं। आ जाइए नीचे, यूपी से रिलेटेड पॉइंट है तो इस पर तो स्टार पहले ही मान लिया करिए आप, ठीक। तो बुलंदशहर में विभिन्न परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर, बुलंदशहर में। क्या नाम है इसका, सबसे पहले रख लीजिए आप यहाँ पर, एक इंडियन ऑयल की टुंडला गवारिया पाइपलाइन डाली गई है और इसका उद्घाटन हुआ है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इससे कैसा भी क्वेश्चन बनेगा, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया, कहाँ पे किया गया, बुलंदशहर में, और कहाँ से, टुंडला से, कौन सा है ये, गवारिया पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्री रामलला दर्शन योजना, देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, श्री रामलला दर्शन योजना की बात हो रही है। तो रामलला को देख के आप यूपी मत लगा देना, यूपी इसमें नहीं है, मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ, यहाँ यूपी लिख के कट लगा दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग छत्तीसगढ़ की है ये, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, यहाँ पर प्रतिवर्ष 20,000 लोगों को ये लाएंगे, कहाँ पर, यूपी में रामलला के दर्शन कराने के लिए। तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, श्री रामलला दर्शन योजना, ठीक है, यूपी मत लगाइए तो ये हो गया। फिर इसके बाद है विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये कहाँ पर नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्ट की गई थी, कहाँ पे, झारखंड के खूंटी में। तो ये डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपसे, क्योंकि मोदी जी कर रहे हैं तो कोई भी काम बड़ा ही है यार, छोटा तो है नहीं। अब ये बात है क्या है कि यह पहल पूरे देश में केंद्र सरकार की परियोजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो इसका उद्देश्य से भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें क्या रखा गया है। जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें केंद्र सरकार के द्वारा जो परियोजना चलाई जा रही है ना, उनमें और ज्यादा लोगों को लाभ हो, उसके उद्देश्य से ये बनाई गई है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, मिशन शक्ति अभियान का चौथा चरण स्टार्ट हो चुका है भैया, मिशन शक्ति का। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसमें किसने किया है, तो यूपी के जो अपने सीएम साहब हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। और इसमें इस चरण में शुभारंभ में क्या बातें की गई हैं, नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए चरण की शुरुआत हुई है। और इसकी जो थीम है वो भी यही रखी गई है, सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन, ठीक। तो ये अगर उद्देश्य पूछा जाए तो ये किया गया है नारी सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन के लिए, और उसी में से एक एक पॉइंट ले लीजिए तो वही हो जाएगा आपका क्या, थीम हो जाएगी, सुरक्षा सम्मान और स्वावलंबन, ठीक, ये हो गया। फिर भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना। तो सबसे बड़ी पंप भंडारण जो परियोजना है ना, वो मध्य प्रदेश में नीमच जिले में है, मध्य प्रदेश के नीमच जिले में है। और कितने मेगावाट की है, तो ये 1440 मेगावाट की, ठीक है, ये याद हो जाएगा। लेकिन इनकी निमोनिक्स हम लोगों ने नहीं बनाई है ना, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि निमोनिक्स इनकी नहीं बनाई गई है। तो निमोनिक्स में क्या बनाई जाएगी, ये तो पढ़ना है, बार बार हमें याद हो जाएंगी, है ना। 2 बार चीज़ों को अगर देख लोगे आप लोग तो ये याद होने के पूरे चांसेस रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ऑपरेशन और अभियान देख लेते हैं, क्योंकि इससे पहले जो 6 मंथ वाली घटना स्टार्ट की थी उसमें हम लोगों ने अधिकतर ऑपरेशन और अभियान देख लिए थे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में देखने की जरूरत नहीं है, जो नए ऑपरेशन और अभियान मुझे दिखे हैं मैंने वही यहाँ पर क्या किए हैं, हाईलाइट। और वो जो लगता है कि इस बार एग्जाम में पूछे जाएंगे वो मैंने सब कर लिए हैं, तो टेंशन मत लीजिए। आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि हाईलाइट क्या क्या चीज़ें गई हैं, साथ में आप वही कर लीजिए, ठीक है।
सबसे पहले पूछा जाएगा आपसे विषाणु युद्ध अभ्यास 2024 क्या है। तो विषाणु युद्ध अभ्यास है जो वन हेल्थ और वन नेशन है ना मिशन चलाया गया उसके द्वारा है ये, और राजस्थान के अजमेर जिले में इसको आयोजित किया गया। तो इतना याद रखना है, विषाणु युद्ध अभ्यास, ठीक है। विषाणु युद्ध अभ्यास ये स्टार्ट किया गया राजस्थान के अजमेर जिले में। जो महामारी चलती है ना, इनसे निपटने की तैयारी के लिए ये चलाया गया है। पर्वत प्रहार, पर्वत प्रहार 2024 ये क्या है। तो ये पर्वत की बात हो रही है। पर्वत पे कहाँ, मतलब लद्दाख में स्टार्ट किया गया है भारतीय थल सेना के द्वारा, ठीक है। थल सेना की बात हो रही है। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया है कि आपसे कमेंट सेक्शन के लिए पूछ लिया जाए। देखिए आपको याद भी हो जाएगा, फायदा भी होगा, कमेंट जरूर करना। जल सेना, थल सेना है ना, और नौसेना, इन तीनों के जो अध्यक्ष है ना उनके नाम आप कमेंट कीजिए, ठीक। आपको नाम वो याद होने चाहिए, क्वेश्चन में पूछा जरूर जाएगा, एक ना एक क्वेश्चन आएगा वहां से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास, रिम पैक इसको कहा गया है। तो ये सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। और ये क्या है, पर्ल हार्बर यूएसओ के बंदरगाह पर इसका चरण का आयोजन इस बार हुआ है। और भारत का जो रहा है ना, इसमें भारत का नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो आईएनएस शिवालिक ने किया है। इतने ही पॉइंट आप लोग देख लीजिए, किससे, रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास से। एक तो पूछा जाएगा क्या क्या है ये, तो विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। किसके द्वारा इस बार आयोजित किया गया है, पर्ल हार्बर में किया गया है यूएसए के द्वारा, ठीक है। और इसमें भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसने किया है, तो आईएनएस शिवालिक ने, ठीक। इतनी चीजें आप लोग याद कर लीजिए इससे संबंधित। अब देखते हैं नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान जो है ना, वो कब से कब तक चला गया है, एक तो आपसे ये पूछा जाएगा। तो ये 1 जुलाई से और 31 अगस्त तक चलाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, पूरा जुलाई का मंथ चलता है और पूरा अगस्त का मंथ चलता है। तो ये हो गया 1 जुलाई से 31 अगस्त तक, ठीक है। उसके बाद इसका विषय पूछा जाएगा, थीम मतलब क्या है इसकी। तो डायरिया की रोकथाम करनी है, सफाई करनी है, ओआरएस में रखे जाने का ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीजें हमें याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रेड फ्लैग। रेड फ्लैग आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, रेड फ्लैग जून वाली मैगजीन में दिया था, वही जो घटना सर आई थी उसमें भी दिया था रेड फ्लैग। तो ये क्या है, तो ये है अलास्का में यूएस द्वारा चालू किया गया है इस बार, मतलब इसका आयोजन किया गया है। और इसमें पहली बार भारतीय वायुसेना के राफेल जो लिए थे हम लोगों ने फ्रांस से, उनने भाग लिया है, इसलिए ये इसको हमें याद करना जरूरी हो जाता है। ये उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है, ठीक है, बहुराष्ट्रीय, ठीक। कई राष्ट्रों के उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण जो कराए जाएंगे ना, उनके लिए बनाया गया था ये रेड फ्लैग। और इसमें भारतीय वायुसेना का कौन सा जाएगा, राफेल लड़ाकू विमान जो है ना वो जाएगा, जो हमने फ्रांस से लिए थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सागर कवच। तो सागर कवच क्या है, सागर के नाम से याद समझ में आ रहा है ना। सागर कवच क्या है, ये एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है। ये कहां पर हुआ है इस बार, लक्षद्वीप के आसपास हुआ है। फिर होता है गगन शक्ति 2024। तो ये नीचे मैं स्लॉट कर रहा हूं तो नीचे खिसक जा रहा है, तो इसको समझ लेना है यहाँ पर। गगन शक्ति 2024 ये क्या है, ये इस बार वायुसैन्य अभ्यास है ये भी, और पोखरण के राजस्थान में आयोजित हुआ है। तो इतना ही याद रखना है इसके, पोखरण के राजस्थान में, ठीक। ये हो गया, देख लिया। अब देख लेते हैं ऊपर से कि कितने और बचे हुए हैं। ऑपरेशन इंद्रावती, इसको हमने पिछली बार भी पढ़ा था। ये हेती से, मतलब जो हेती में भारतीय लोग फंसे हुए थे ना, उनको जो निकाला था वो ऑपरेशन इंद्रावती के माध्यम से निकाला था, ठीक है। तो ये हमें याद कर लेना है। फिर अभ्यास भारत शक्ति। तो ये जो अभ्यास भारत शक्ति की बात हो रही है, अभ्यास की बात हो रही है, तो अभ्यास में क्या करेगा, एक सेना तो भाग लेगी नहीं, तो क्या लेगी, तीनों सेनाएं लेगी। कौन सी, जल थल और नौसेना, ठीक है, तीनों लेंगी। इसीलिए मैंने तीनों के अध्यक्ष यहाँ पर आपसे कमेंट सेक्शन में बोला है कि कमेंट सेक्शन में तीनों के अध्यक्ष आप जरूर लिख के बताएं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये कहां पर हुआ है इस बार, पोखरण राजस्थान में हुआ है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑपरेशन कामधेनु। तो कामधेनु हम लोग किसको बोलते हैं, गाय को बोलते हैं, है ना। तो जो पशुओं की तस्करी जो होती है ना, उसको रोकने के लिए चलाया है और ये ऑपरेशन कामधेनु। और किसने चलाया है, ये जम्मू कश्मीर की पुलिस ने चलाया है। तो ये याद रखना है, भारत सरकार ने नहीं चलाया इसको, इसको चलाया है जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा। और ऑपरेशन कामधेनु है, तो यूपी से संबंधित मत समझ लेना कि बाबा जी ने चला दिया, तो ऐसा नहीं है। पशु तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु जम्मू कश्मीर की पुलिस द्वारा चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मिलन। मिलन जो 2024 था, ये क्या था, ये भी 2 वर्ष में होने वाला एक बहुपक्षीय नौसैन्य अभ्यास है। और ये इस बार कहां पर हुआ है, तो ये हुआ विशाखापट्टनम में, ठीक है। मिलन मिलन जो है वो विशाखापट्टनम में हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। ये हमारे किसने स्टार्ट किया है, उपराष्ट्रपति जी ने स्टार्ट किया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, वो किया है जनदीप धनखड़ साहब ने, ठीक है। जगदीप धनखड़ साहब जो उपराष्ट्रपति हमारे हैं, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है।
फिर करते हैं सहयोग काइजिन। तो सहयोग काइजिन किसके साथ है, पहले भी पढ़ा था, अब फिर से पढ़ लेते हैं, भारत और जापान के साथ। अब बात आती है कि एक और होता है जापान के साथ, है ना, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जापान के साथ सहयोग काइजिन के अलावा और कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वज्र प्रहार 2023। तो वज्र प्रहार होता है अमेरिका और भारत के बीच, और एक और होता है इसके साथ, है ना, यूएसए के साथ एक और होता है, जो कि वहां के पूर्व कौन राष्ट्रपति के नाम कह सकते हैं उसमें जुड़ता है। तो वो और आप बताइए, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बचा हुआ है, चक्रवात 2023, ये किसके थ्रू था, ये संयुक्त मानवीय सहायता आपदा राहत के लिए था, और संप्रीति भारत और बांग्लादेश के साथ था। तो ये हम लोगों ने देख लिए पूरे युद्ध अभ्यास, और ये जो ऑपरेशन और अभियान देख लिए, और उसके से पहले हम लोगों ने परियोजनाएं कंप्लीट कर ली, है ना, और उससे पहले फिल्म वाले जो जितने भी थे। अब देखिए यहाँ पर एक और चीज आप लोग बताइए कि जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है ना, वो इस बार किसको दिया गया। जैसे देखिए 50वां दिया गया था किसको, 50वां दिया गया था अमिताभ बच्चन साहब को, है ना। फिर 51वां किसको दिया गया था, 51वां दिया गया था रजनीकांत साहब को, ठीक। और अभी हाल ही में दिया गया है 52वां। तो आप सर्च करके इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जितने भी मैं कमेंट के लिए चीजें बोल रहा हूँ ना, वो आप बताइए जरूर। अब बताने को तो मैं भी बता सकता हूँ इसको, लेकिन फिर मुझे ये नहीं पता चलेगा ना कि आप लोग क्लास देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। चलिए तो ये बता देना। फिर एक छोटी सी बात कर लेते हैं वन शिफ्ट वन एग्जाम को लेके, है ना। तो वन शिफ्ट और वन एग्जाम का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम नहीं आंदोलन इसको कहेंगे, उसमें हम लोग भी शामिल हुए थे और खूब लोग उसमें आ रहे हैं। आप लोग भी सहयोग